स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कहानी दुलाई वाली। यूनिट 7 की कहानी है। आप सबों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखी होगी, फिर भी एक नए तरीके से बातचीत करने के उद्देश्य से मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ दुलाई वाली कहानी को लेकर। तो दुलाई वाली कहानी के लेखिका हैं बंग महिला, जिनका वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष। और राजेंद्र बाला घोष की यदि बात करें तो उनकी 5 कहानियां हमें पता चलती हैं, उन्होंने किस तरह की कहानियां लिखी हैं। बहरहाल 2 कहानियां आपके सिलेबस में अंकित हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। और दोनों ही कहानियां 2 अलग अलग पैमाने में लिखी गई है। एक का जो पैमाना है वो काफ़ी विस्तृत है, थोड़ा उसमें भ्रष्टाचार और राजनीतिक का टेक्सचर है, उसमें अलग तरीके से चित्रण है। दूसरी कहानी पूरी अलग है, हास्यात्मक प्रधान शैली में लिखी गई है, मनोरंजन है इसमें, लेकिन कहानी कहने का ढंग बहुत अलग है। ये कहानी अपने शुरुआती दौर में जिस तरीके से लिखी जा रही थी उससे अपना एक अलग स्थान स्थापित करती है, एक अलग महत्व रखती है। एक महिला लेखिका के बारे में जिक्र होता है, जब चूंकि पूरा भारतेंदु युग द्विवेदी युग चल रहा था, उस बीच में बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की लेखनी बहुत मनोरंजक और रोचक लगती है। ये सारी विशेषताओं के साथ हम अभी पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो दुलाई वाली को समर्पित है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी दुलाई वाली। दो चीज़ें मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं। दुलाई वाली कहानी को पढ़ते समय जैसा कि हमारा तरीका होता है कि हम एक एक शब्द, एक एक वाक्य और लेखकीय दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं, और साथ ही प्रयास करते हैं कि क्या उसकी प्रासंगिकता आज कितनी है, जिस समय कहानी लिखी गई या जिस समय के परिवेश को अंकित किया जा रहा है प्रस्तुत कहानी में, वो कितना अभी हमारे जीवन से मैच कर रहा है, उसकी प्रासंगिकता कितनी है। इसके असर पे भी हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आए हैं, या कितनी संभावना है इस कहानी में कि इस कहानी से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। कहानी के अंत तक बने रहिएगा आप। लेकिन कहानी की यदि हम बात करें अब भूमिका की, तो कहानी बहुत सामान्य सी है। एक व्यक्ति है जो अपने पत्नी को विदा कराने के लिए आया हुआ है अपने ससुराल में, और चूंकि विदाई वो अगले दिन कराएगा, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका जो ममेरा भाई कम मित्र कहें अधिक, घनिष्ठता है, मित्रता है, दूर के ममेरे भाई लगते हैं। तो वो अभी इसी रास्ते आ रहा है, तो मैं भी उसी के साथ हो लूँगा, कल तो जाना ही है तो आज ही क्यों ना चले। ऐसी सूचना देकर अपनी पत्नी को कहता है कि तुरंत जो रोना धोना है वो कर लो और फटाक से तैयार हो जाओ। उसके कहने की शैली काफ़ी मनोरंजक और काफ़ी सामान्य लगती है और नेचुरल लगती है कि आम जीवन में एक हंसोर व्यक्ति, एक खुशमिजाज व्यक्ति की प्रतिक्रिया भी ऐसे ही होती है। उसकी पत्नी उसके साथ चल पड़ती है। स्टेशन पहुंचते हैं वो लोग। स्टेशन पहुंच के अपने बोगी की तलाश करते हैं, वहां बैठ जाते हैं नियत स्थान पे। काफ़ी भीड़ होती है और वहाँ स्थान बनाते हुए लेखक का जो पात्र है वो एक अलग समस्या में घिरता है। एक स्त्री जिसका पति अब तक पहुँच नहीं पाया या टिकट लेकर नहीं आ पाया, किसी भी कारणवश ट्रेन आगे खुल जाती है और उसका पति उस तक नहीं पहुँच पाता है, तो ऐसे में वो परेशान हो जाती है, रोने लगती है। तो इन स्थितियों से वो जूझता है, वो धैर्य बंधाता है और पूरे यात्री गण की बातचीत वो सुनता है। ऐसे में वो सुनते सुनते अपने मित्र को भी खोज रहा है कि वो अब तक पहुँचा नहीं, और ये सफ़र करते हुए अपने पड़ाव तक पहुँच जाते हैं, स्टेशन तक पहुँच जाते हैं। वहाँ भेद खुलता है उसके सामने कि उसका मित्र कब, कहाँ, किस तरह से उसके साथ था, कब से साथ था, और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। कहानी बहुत छोटी से है। एक दंपत्ति है, वो वापस अपने घर लौट रहे हैं और लौटने के क्रम में जो कुछ घटित हो रहा है वो उसकी कहानी है। लेकिन पाठक को इस बीच आनंद कैसे आता है, कैसे ये कहानी मनोरंजन प्रधान हो गई, कब पाठक को पता चलता है कि ये दुलाई वाली का रहस्य क्या है। हालांकि आप लोग पढ़ चुके हैं तो आपको भेद खुला हुआ ही है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार ऐसे इस कहानी को पढ़ेंगे कि नए सिरे से, हमने पहले कभी यह कहानी नहीं पढ़ी, और इस भावना के साथ यदि कहानी की शुरुआत करेंगे तो फिर से हम उस आनंद को महसूस कर पाएंगे, उस मनोरंजन को महसूस कर पाएंगे जो लेखिका के कलम से निकली है और पाठकों के हृदय को बार बार एक नवीन छुअन देती है, एक नवीन आनंद देती है। तो देखिए,
काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर। जैसा कि नेट की तैयारी के दृष्टिकोण से आप पढ़ रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखना है कि कहानी में कौन सा शब्द प्रयोग में आया है, वो किस स्थान का है, मतलब किस स्थान का जिक्र हुआ है, कौन से वाक्य, कौन से शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, किसने कहा, किसके लिए कहा, किसके द्वारा कहा गया, ये सारी चीज़ें एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी सामग्री इकट्ठा करनी है हम लोग कर लेंगे। कोई भी एक छोटी सी चीज़ हम लोग नहीं छोड़ेंगे जिससे कि जरा सा भी संभावना बने कोई सवाल आए और वो छूट जाए, तो ऐसी संभावना नहीं रखनी है। इसलिए हम लोग हर एक चीज़ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ आप शुरुआत देख रहे हैं कि दशाश्वमेध घाट का जिक्र हो गया, काशी का जिक्र हो गया। एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ, यानी काफी व्यग्र होके, यानी काफी हड़बड़ाया हुआ तेजी में वो गदौलिया की तरफ आ रहा है और हाथ में मैली सी तौलिया लपेटी हुई है, भींगी धोती है और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां, सुरती मतलब खैनी, ठीक है, एकदम सामान्य है। सुंघनी की एक पुड़िया थी, यानी कि वो खैनी का डब्बा उसके पास था। आपको याद होगा जयशंकर प्रसाद का परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था, तो सुंघनी कहा जाता था खैनी को। आज तो ये खैनी शब्द प्रचलित है। तो गदौलिया की बाईं तरफ जो गली है, सवाल पूछ देगा व्यक्ति जो है वो गदौलिया की दाईं तरफ गया या बाईं तरफ, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। उसके भीतर एक और गली है और उससे थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान, पुराने मकान में वह जा घुसा और मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था और ऊपर का जो हिस्सा होता है वो मनुष्य के वासोपयोगी था, यानी मनुष्य के वास करने योग्य था। ध्यान दीजिएगा अगली पंक्ति को कि नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ चढ़ गया। पाठक को भी ये दृश्य चित्रण दिखला रही है लेखिका कि एक काशी का दशाश्वमेध घाट है और वहाँ से स्नान करके अपने उसी हालात में भींगी धोती, भींगी तौलिए लपेट कर जल्दी जल्दी वो कमरे की तरफ बढ़ रहा है। गलियों को पार करता हुआ कमरे के भीतर प्रवेश कर जाता है। वो मकान काफ़ी पुराना है और वहाँ एक कोठरी में हाथ की चीज़ें रख देता है और सीता सीता कहकर पुकारने लगता है। तो अभी इस कहानी में जो पहले पात्र का नाम हमें ज्ञात होता है वह है सीता। सीता कौन है देखिए, क्या है, कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आखरी हुई। सीता की अवस्था कितनी है यह नोट कर लीजिएगा। हम लोग आगे इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप नोट करते जाएंगे तो आपको कहानी भी याद रहेगी और कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु आपको सहजता से याद हो जाएंगे, अलग से अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये उस पुरुष ने सीता से कहा कि जरा अपनी बहन को बुला ला। अभी तक 3 किरदार का जिक्र हो गया, पुरुष, सीता और उसकी बहन। इस बीच में तीनों के बीच क्या संबंध है ये अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कहकर सीता चली जाती है और एक नवीन स्त्री आकर उपस्थित होती है। उसे देखते ही पुरुष कहता है कि लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। अभी तक संवाद के जरिए संबंध का ज्ञात नहीं हो चुका है कि ज्ञात नहीं हो सका है कि संबंध क्या है इन तीनों में। अब इस बात को सुनकर कुछ आश्चर्ययुक्त होकर कुछ झुंझला कर कहती है कि आज ही जाना होगा, यह क्यों भला, और आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। भैया एक किरदार और आया, यानी उस स्त्री के भाई से कह देते, तुम जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। इस कथन को तो आप लिख लीजिए अच्छे तरीके से। यानी एक व्यक्ति आता है, वो एक 10 वर्ष की बालिका को पुकारता है और उससे कहता है जाओ अपनी बहन को बुला कर लेकर आओ। वो आती है उसकी बड़ी बहन और उससे कहती है कि हमें आज ही चलना होगा, और वो कहती है कि आज अभी इसी समय। तो कहती है प्रतिक्रिया में कि लड़की कभी विदा की होती तो पता चलता। अब उसके इतने ही कहने से पाठक को स्पष्ट हो जा रहा है कि वह पति पत्नी है। वो पुरुष जो गदौलिया की तरफ भागता हुआ आ रहा है और एक टूटे मकान में प्रवेश करता है, और वो 10 वर्ष की बालिका जो है उसकी साली है रिश्ते में, और उसकी बड़ी बहन आती है नवीना स्त्री जिसका नाम अभी पता नहीं है, और वो कहती है कि कभी विदा की होती तब तो पता चलता। यानी पति पत्नी के बीच का संवाद है, स्पष्ट हो गया। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। वो प्रतिकार कहती है नहीं, इतने जल्दी नहीं विदाई हो सकती है। अब इसका कथन देखिए, तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। आज ही नवल किशोर कलकत्ता से आ रहे हैं। इस लाइन को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। एक नए पात्र का नाम हमें ज्ञात हुआ, नाम क्या है? नवल किशोर। कहाँ से आ रहा है? कलकत्ते से आ रहा है, ठीक है। और अपनी नई बहू को भी वो साथ लेकर आ रहा है, यानी उसकी पत्नी। पुराने जमाने में पत्नी को भी लोग बहू कहते थे, तो यहाँ पर इसीलिए वह अपनी पत्नी को साथ ला रहा है ऐसा नहीं कहा गया है।
लिखा हुआ है कि अपनी नई बहू को भी ला रहा है, यानी नई नवेली शादी हुई है और वो अपनी बहू के साथ, अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। अब इन दोनों में क्या रिश्ता है अभी पाठक को ज्ञात नहीं है। तो उसने कहा कि भाई आज ही जाने के लिए इसरार किया है, इसरार मतलब उसने रिक्वेस्ट की है, कहा है कि चलो हम लोग साथ चलते हैं, लौट रहे हैं। तो हम सब लोग मुगल सराय, यहाँ पर मुगल है, मुगल प्रिंट मिस्टेक है, मुगल सराय, ठीक है, मुगल सराय से इलाहाबाद चलेंगे। स्थान का नाम अच्छे से नोट कर लीजिएगा, दो नाम का जिक्र हो रहा है कि मुगल सराय से इलाहाबाद तक चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। वो स्पष्ट कर रहा है कि मुझे इस बात की जानकारी कैसे हुई, तो उन्होंने जो तार भेजा था ना वो मुझे घर से निकलते मिला, तो मैं झट नहा धोकर लौट आया। यानी जब व्यक्ति घर से स्नान करने के लिए निकला था दशाश्वमेध घाट पर, तभी उसको घर से निकलने के बाद उसे तार मिला, सूचना मिली, फटाफट नहा धोआ के लौट आया कि चलो चलो अभी तुरंत गाड़ी पकड़नी है, कपड़ा उपड़ा जो कुछ भी है बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो, और जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। स्पष्ट कर रहा है, अरे भाई कल चलना ही है तो आज चलना ही, तो अभी चलो ना। उसमें इसका स्वार्थ है कि अपने मित्र के साथ, अपने भाई के साथ वो सफर कर सकेगा। हाँ यह बात है, नवल जो चाहे करावे, क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा, यानी दोस्ती टूट जाएगी आप लोग एक गाड़ी से न जाएंगे तो। ये कथन स्त्री का सहज सुलभ स्वभाव है। कोई भी स्त्री ना अपने पति के साथ जब इस तरह की परिस्थिति में होगी तो यही प्रतिक्रिया देगी कि तुम्हें मेरे सुख की तो परी नहीं है, अपने मन की करते रहते हो, किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाक में दम हो जाएगी, मैं तो परेशान हो जाऊंगी इनकी बातों को सुनकर। नवल किशोर पूछता है क्यों, किस बात से परेशान हो जाओगी? तो उनकी हंसी से। और किससे? उनकी हंसी से परेशान हो जाऊंगी। हंसी ठट्ठा राह में अच्छी लगती है। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यानी इस स्त्री की मानसिकता हमें पता चल रही है कि राह में हंसी मजाक करते हुए चलना अच्छा लगता है क्या? उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। अब क्यों नहीं भाती? वो इसका वर्णन करती है कि जब एक रोज वो चौके पर बैठ के पूड़ियाँ काट रही थी, इतने में नवल आकर चिल्लाने लगते हैं कि ए बुआ देखा तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। और इस स्थिति से वो काफ़ी शर्मा जाती है और उसे गुस्सा आता है। तो एक स्त्री ऐसी है जिसको उतनी हंसी ठिठोली पसंद नहीं आती है, लेकिन उसका देवर है, रिश्ते में कह सकते हैं, या मेरा भाई ही है चूंकि, तो देवर का ही रिश्ता होगा। तो वो मजाक कर लिया कि देखो देखो तुम्हारी बहू पूरी तलते तलते पूरी भी खा रही है। वो बेचारी शर्मा जाती है। ग्रामीण परिवेश, लोक संस्कृति, चौके पर बैठकर पूरी चखना ये स्वभाव के अनुकूल है। आज तो लोग रसोई में खाना बनाते बनाते खा भी लेते हैं, लेकिन पहले रसोई को लोग जूठा नहीं करते थे, तो इस तरह से चिढ़ाते हैं। तो भाभी जी ने बात उड़ा दी सही, यानी उनकी पत्नी ने बात तो उड़ा दी थी हवा में, बात को संभाल लिया था, लेकिन इस चीज़ से वो गुस्सा हो गई थी और उन्होंने संभालने के लिए कहा था बात को कि, यानी नवल की बहू भाभी जी ने संभालते हुए कहा था कि खाने दो, खाने पहनने के लिए तो आई है। पर उनकी हंसी मुझे बहुत बुरी लगी थी। ये बात वहाँ संभल गई थी, लेकिन वो चीज़ें उसके दिमाग में बैठ गई थी। बस इसी से उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो मैं नवल से कह दूंगा कि कभी भी तुमको कोई रोके टोके नहीं, क्योंकि ये तो पूरिया की क्या कहे, ये तो कभी बेचारी रोटी तक नहीं खाती, पूरियों की बात कौन करे। ये भी एक हास्यात्मक कथन है कि ठीक है बाबा, उसे मैं कह दूंगा कि कभी तुम्हें चिढ़ाए नहीं, क्योंकि तुम पूरी तो दूर की बात हो, रोटी तक भी नहीं खाती हो। मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। एकदम सामान्य और हास्यात्मक कथन है कि भाई मैं तुम्हारे भैया के पास जा रहा हूँ, तुम रो रुला कर तैयार हो जाना। क्यों? स्त्रियों का सहज स्वभाव है, विदाई के समय वो रोएंगी ही। और ये पता है एक पुरुष को, तो पुरुष का हृदय ऐसे बात बात पे वो गंगा जमुना नहीं बहती है, स्त्रियां बात बात पे रोते रहती हैं। तो भाई रोने रुलाने का कार्यक्रम कर लेना। इतना सुनते ही देखिए उसकी आंखें बाहर आती हैं। और यहाँ नाम उपस्थित हो रहा है जानकी देई, यानी सीता से जिस युवती को बुलाने के लिए संदेश भिजवाता है वो व्यक्ति, उसकी पत्नी जो है, उसकी पत्नी का नाम जानकी देई है। तो अभी देखिए इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले गए। यहाँ पर वंशीधर का भी नाम उपस्थित हो गया। इसके पीछे कहीं नाम उपस्थित हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं।
अभी इसके पहले संवाद ही चल रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर नवागत मनुष्य कहाँ गया, तो वो नवागत मनुष्य का नाम क्या था, वंशीधर था। और ये कहाँ पता चल रहा है हमें, यहाँ पर पता चल रहा है कि वंशीधर कोठरी के बाहर चले गए। इतनी पंक्तियों के बाद हमें पता चल रहा है कि अच्छा ये वंशीधर है और ये उनकी पत्नी जानकी देई है। पहले देवी नहीं लिखते थे लोग, जानकी देई कहते थे, ये लोग बोलचाल के भी भाषा कहते हैं। यहाँ पर एक दृश्य जो है वो पूरा हो गया। अब दूसरा दृश्य देखिए, ये वर्णन कर रही हैं लेखिका कि वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं और बनारस में ससुराल है। नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि वंशीधर का ससुराल कहाँ है, वो कहाँ के रहने वाले हैं और वो अपने ससुराल क्यों आए हैं। तो स्त्री को विदा कराने आए हैं, यानी विदाई कराने। और ससुराल में कौन कौन है, एक साली, सास, साला और उसके सिवा कोई नहीं है। ठीक है, एक साली है, एक साला है और सास के सिवा कोई नहीं है। और नवल किशोर से क्या रिश्ता है, तो इनके नाते में दूर के ममेरे भाई हैं। नवल किशोर जो है वो दूर के नाते में ममेरे भाई लगता है, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है और गहरी मित्रता है, यानी दो जान एक कालिब, यानी दो जान कहते हैं एक जान दो दे, हाँ तो एक जान दो कालिब। इस तरह से लेखिका जो है ये व्यक्त कर रही हैं इनके बीच की स्थिति और रिश्तों का अंतर। तो उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगती है और माँ रोती धोती सामग्री को इकट्ठा करने लगती है और इस तरह से वो लोग रोते रोते तैयारी आखिर कर ही लेते हैं विदाई का। ठीक है, 1 बजने पर स्टेशन का समय आ गया, यानी अब दिन का 1 बज चुका है और स्टेशन जाने का समय आया है। आवाज से माँ को भी याद दिलाती गई रोते रोते कि तुम्हें क्या क्या सामान बांधना है, जानकी देई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आ गया। अब गाड़ी या इक्का, ध्यान दीजिएगा इन शब्दों को, इन शब्दों के माध्यम से उस किरदार के मनोभाव का भी पता चलेगा। तो जब 1 बज गया है और गाड़ी इक्का लाने का समय हो गया तो भाई कौन लेने जाएगा। अब यहाँ देखिए वंशीधर के ससुराल वालों की स्थिति पता चल रही है कि वंशीधर के ससुराल वालों की अवस्था अब ऐसी नहीं है कि 2-2 4-4 नौकर हर समय उपस्थित रहे किसी भी चीज के लिए। सीता के बाप के न रहने पर काम बिगड़ गया है, यानी उसके घर में उसके ससुर जी नहीं है, उनका देहावसान हो चुका है। उसके बाद की स्थिति है कि एक बूढ़ी सास है, एक साला है, एक साली है, तो काम बिगड़ गया है। नौकर घर में टिकते नहीं है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। ये स्थिति का वर्णन कर रही है लेखिका कि जब पैसे वाला घर होता है तो वहां पर 4 लोग खुशामद करने के लिए और बैठे रहते हैं, लेकिन जब आपके घर में आर्थिक तंगी हो, आप बदहाली से गुजर रहे हो, तो वैसी स्थिति में कोई एक हल्के से मदद के लिए भी उपस्थित नहीं होता है। छूछे को कौन पूछे, लोकोक्ति, लोक में प्रचलित मुहावरा लोकोक्ति। किसी के पास कुछ नहीं होता, छूछापन होता है तो उसको कोई पूछता नहीं है, तो छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है यानी पानी ढोने वाली, वो भी इस समय कहीं गई हुई है और सालेराम की तबीयत जो है वो अच्छी नहीं है, हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। लेखिका यह नहीं कह रही है कि वो काफी बीमार है तो वो उठ नहीं सकता, जा नहीं सकता, हर घड़ी बिछौने से बातें करना, ये एक नवीन चित्रण है स्थिति को बतलाने के लिए। ये पंक्तियां बहुत अच्छी है। और छूछे को कौन पूछे, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो इसी में वो जाकर अपने साला कहता है कि मैं धीरे धीरे जाकर ही सवारी को लेकर आता हूँ, लेकिन वंशीधर बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम तकलीफ क्यों करोगे, मैं ही जाता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दृश्य तो हो गया, साले से बात विचार हो गया कि नहीं आप आराम कीजिए और मैं ही जा रहा हूँ, सवारी लेकर आता हूँ। वंशीधर क्या विचार कर रहा है कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती। क्यों भाई, ये विचार क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए, एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है, यानी इक्का ऐसा है कि उसमें 2-3 सवारी और आ जाएं तो वो भले घर की स्त्रियों के बैठने के लिए नहीं है, क्योंकि पराये पुरुष के साथ बैठना होता है। ये कहानी बहुत पहले की है और इस कहानी में चूंकि बहुत पारंपरिक सोच आपको देखने को मिलेगी। आगे हम बात करेंगे कि वस्तुतः यह कहानी किस समय लिखी गई है और यह कहानी कब प्रकाशित हुई,
किस समय का जिक्र है, लेकिन बहुत पुराना, चूंकि इक्का चल रहा है तो वो अंग्रेजों के ज़माने की स्थिति है, इतना तो पता चल गया। तो पराये पुरुष के संग बैठना पड़ता है, मैं एक पालकी, ध्यान दीजिएगा, एक मैं पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह से आराम रहता है, यानी एक सेपरेट बुकिंग कर लूँ, जैसे आजकल का ओला कि भाई सेपरेट आप अकेले चले जा रहे हैं, आपको सवारी गाड़ी में आना जाना नहीं करना पड़ रहा है, दूसरे यात्रियों के साथ उठना बैठना नहीं है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, इसे भी नोट कर लीजिएगा, सवाल कहीं से भी पूछ देगा कि गाड़ी वाले ने कितना किराया मांगा था, 1.5 रुपया, 1.25 रुपया, 1.25 रुपया, तो वो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। तब वंशीधर ने मन में कहा कि चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम है। ठीक है, कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। यानी जब भाड़े की बात आती है तो वो अपने मन को पीछे कर लेता है। यानी यहाँ पर वंशीधर के आर्थिक स्थिति का भी पता चल रहा है, एक मध्यम वर्गीय परिवार है, और जब सुविधा की बात आती है और उसमें अपने आर्थिक तंगी बीच में घुस जाती है तो वो किसी भी तरह से एडजस्ट करने को तैयार हो जाता है कि चलो अभी तो नवल किशोर है नहीं जो इतना हमें देखना होगा, अभी किसी तरह पहुंच जाते हैं सेक्रीफाइस करके किसी तरह से। तो अब देखिए वंशीधर क्या करते हैं, इक्का ले आते हैं, और जो कुछ असबाब था, असबाब यानी सामान, जो भी सामान था सब इक्के पर लाद देते हैं, रख देते हैं, और जानकी देई बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठती है। यानी बहुत परेशान, एक तो उसका मन उदास है और वो रोष में है कि कल जाना था और आज अचानक विदाई करा रहे हैं अपने मित्र से मिलने के लिए, विशेषकर तो इनका ख्याल नहीं है, और विदाई के समय स्त्रियां वैसे ही अधिक रुआंसी हो जाती हैं। यहाँ देखिए एक लौकिक दर्शन, इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, ये तो प्रकृति का नियम है कि कुछ भी स्थिर नहीं है। तो यह चित्रण करके लेखिका बतला रही हैं कि जानकी देई के मन में ये जो परिस्थितियां हैं यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। जानकी देई अभी रिलैक्स थी, लेकिन अभी उसके मन में अस्थिरता बैठ गई है, वो अब विदा होके जा रही है। तो इक्का जैसे जैसे बढ़ता गया उसकी रुलाई कम होती गई। यहाँ स्त्री प्रवृत्ति को भी आप देखेंगे कि विदाई के समय अनायास आंसू गंगा जमुना बह निकलेंगे, लेकिन जैसे जैसे स्टेशन पहुँचती हैं रुलाई अपने आप रुक जाती है। तो रोना उनके लिए एक तरह से भावावेश है, वो भावों के आवेश में बह जाती हैं और इस तरह से उनका कंपलसरी हो जाता है रोना। यहाँ देखिए एक नया स्थान का नाम आ गया, सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह से पूछ चुकी थी। तो पूछ देगा कि भाई जब वो लोग स्टेशन पहुँचे तो उसका नाम क्या था, तो सिकरौल नाम था, वो ध्यान रखिएगा। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे तो देखिए अचानक वंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और उनके कथन को आप ध्यान रखिएगा कि अरे एक बात तो हम भूल ही गए। तो अब इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा। अब चूंकि वंशीधर ये पछता रहा है कि अरे एक जरूरी बात तो भूल गए, क्या? अब इक्के वाले से कान बचाकर, चूंकि आप जब बाहर यात्रा कर रहे हैं तो जो अजनबी है उनसे बातें छिपा कर ही लोग आपस की बातचीत पूरी करते हैं। तो कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए हैं? तो कहते हैं नहीं, कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए हैं? जवाब में कहता है नहीं, यानी इतनी भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन किस बात के लिए पछता रहे हैं? एक देशी धोती पहन कर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर विदेशी हुए हैं ना, वह बंगालियों से भी बढ़ गए हैं, देखेंगे दो चार सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देशी लेने से दाम लगेगा सही, लेकिन रहेगा तो देश में ही। इनके इस कथन से, शब्द प्रयोग से आप ध्यान दीजिए कि नवल के मन में, चूंकि एक तो बात स्पष्ट हो रही है कि स्वदेशी आंदोलन का समय है, विचारों में स्वदेशी चीज़ें बैठी हुई हैं कि प्रयोग करना है, विलायती चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। वही चीज़ें जो आज भी हमारे समाज में चल रही हैं कि हम चीन के बनाए हुए सामान या दूसरे देशों से बनाए हुए सामानों का प्रयोग ना करें, अपने घर में बने हुए अभी भी लोकल पदार्थों की ओर प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी संदेश है कि आप अपने स्थानीयता को महत्व दें। तो ये प्रासंगिकता आपको इस समय कहानी में नजर आ रही है। लेकिन नजरिया देखिए, वो कहता है नहीं, भूल के पहन के आ गए, विलायती अभ्यास है, घर में उसने पहन रखा है, देशी पहन कर आना था, यानी खादी की धोती पहन के आनी थी। और क्यों? क्योंकि नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं, यानी स्वदेशी आंदोलन
और अपने देश के प्रति भावना उस वक्त पूरे समाज में जोरों पर थी और एक पात्र बहुत अधिक प्रभावित है उससे, और चूंकि साथ में है तो वो ताना मारेगा कि क्यों भाई स्वदेशी नहीं पहन रहे हो, देशी विलायती पहन रहे हो। तो उसके मन में ये बात है कि वो ताना मारेगा, वो उसके मन में उतनी श्रद्धा नहीं है कि नहीं मुझे भी पहनना है, जैसे नवल के प्रति कि अब चूंकि बंगालियों से भी बढ़ के हैं, इसका मतलब कि स्वदेशी आंदोलन में यहाँ कोई गुरेज नहीं है कि बंगाली समुदाय के बंगालियों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और आत्मा से, तो वो दिखावे में नहीं है। उसी तरह से नवल भी अब कट्टर स्वदेशी हो गए हैं, लेकिन वंशीधर के मन में ये है कि अरे वो टोक देगा इस वजह से पहनना था। उसके मन में है प्रेम है, विश्वास है, सम्मान है, लेकिन आत्मिक रूप से नहीं है। दूसरों के डांट खाने से और चूंकि अपना दोस्त डांट देगा, मेरा भाई डांट देगा इस वजह से, तो भी वो मन में स्वीकार करता है कि देसी लेने से क्या होगा कि दाम तो लगेगा घर में, दाम तो लगेगा सही, यानी स्वदेशी चीज़ें थोड़ी महंगी होती हैं। जो विदेशी चीज़ें आ रही हैं उसकी क्वालिटी आप जानते हैं, चीनी सामानों का क्या हाल है, पलक झपकते गायब हो जाती हैं। तो दाम तो सही लगेगा लेकिन पैसा जो है वो अपने ही घर में रहेगा, अपने ही देश में रहेगा। भले वहाँ चीज़ों की गारंटी विदेशी चीज़ों में नहीं होती है, लेकिन देसी में आपको दाम अधिक लगता है तो क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो रही है। तो जानकी कहती है धोती तो धोती है, पहनने से काम है, ये क्या बुरी है। यहाँ पर इन बातों के जरिए पता चल रहा है कि लोगों की मानसिकता होती है कि हमें पहनने से मतलब है। नहीं, आप क्या पहन रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा उत्पाद कहाँ बना है, ये बहुत मायने रखता है। आपके देश की अर्थव्यवस्था तभी सुदृढ़ होगी जब आप अपने स्वदेशी वस्तुओं को इस्तेमाल करेंगे, और ये मुहिम तो आज भी चल रही है। तो इतने में देखिए स्टेशन के कूलियों ने आ घेरा, यानी ये लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं, एक कूली करके चले, और इतने में इक्के वाले ने कहा, देखिए इक्के वाले का क्या संदेश है कि इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो डेढ़े दर्जे का टिकट मिलता है, यानी आप इधर से टिकट ले लीजिए, उधर थोड़ा हाई क्लास है। तो कि अब देखिए वंशीधर गुस्सा के क्या बोलता है कि अगर डेढ़े दर्जे का ही टिकट लूँ तो, अगर मैं हाई क्लास का टिकट लूँ तो तुम्हें क्या दिक्कत। तो इक्के वाला चुप हो जाता है। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा, यह कहते हुए वंशीधर आगे बढ़ जाते हैं, अपनी पत्नी के सामने स्थिति को प्रकट करते हैं कि उसने क्यों कहा कि भाई यहाँ से टिकट ले लीजिए, हम इक्का करके आए हैं इसीलिए, पालकी गाड़ी यानी एक बढ़िया गाड़ी बुक करके आते तो ये ऐसा नहीं कहता। तो आर्थिक स्थिति को यहाँ छिपाने या पूरी तरह से प्रकट न कर पाने का एक तरह से प्रयास दिख रहा है। अब देखिए यथासमय वो रेल पर बैठ जाते हैं और वंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। ये राजघाट वो गांधी जी की स्मृतियों वाला राजघाट नहीं है, ध्यान रखिएगा, स्थान का एक नाम है। और वो पार करके मुगल सराय पहुंच जाता है। वहां पुल लांघ कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर, चूंकि स्टेशन बने हुए हैं तो वो पुल पार करके दूसरे तरफ स्टेशन पहुंच चले जाते हैं प्लेटफॉर्म पे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहें, यानी पहुंच तो गया लेकिन अपने मित्र से मिलने की खुशी है तो पूरा टहल मारा है, एकदम जोशीला है। वो इंतजार कर रहा है कब दोस्त से मिलेंगे, लेकिन देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा, यानी गाड़ी अब चलने को तैयार हो गई। मुसाफिरों की स्थिति देखिए, रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई, यानी अब सभी लोग तैयार कर लिए हैं कि अब प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ रही है। रेल देवी, चित्रण कितनी खूबसूरती से लेखिका ने किया है। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिर तक देख गए। जब गाड़ी आई स्टेशन पे लगी, उन्होंने अंदर घुसा और अंदर घुसने के बाद वो पूरे आखिरी तक टहल के देख लिए किसी बोगी में बैठा तो नहीं है, पर नवल का कहीं पता नहीं चला। और इतने में देखिए सभी गाड़ियों को दोहरा गए, आसपास तहरा गए, यानी दूसरी तीसरी बार भीतर घुस घुस कर एक एक डब्बे को देखा, बार बार 2-3 बार वो प्रयास करते हैं लेकिन नवल कहीं नहीं नजर आते हैं। और इतने में ना वो थोड़ा खींच जाता है, वो ये हो जाता है, झुंझला जाता है कि मुझे तो वैसे चिट्ठी लिखी थी और खुद ही ना आया और अच्छा उल्लू बनाया, यानी मजा चखा दिया हो, कच्छा जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा, ये सारी बातचीत करके वो अपने मन को बहला रहा है। और वह ये देखिए, जानकी सुनेगी तो ताने पर ताने मारेगी। उसे ये भी डर है क्योंकि वो अपनी पत्नी को विदा करा के लाया है, किस लिए, मित्र के साथ यात्रा करने का लोभ लेकर। तो जब पत्नी सुनेगी तो वो ताना मारेगी, इस चीज़ का है। तो चलो अब खैर ये बातें सोचने का समय नहीं है।
ये बातें सोचने का समय नहीं है। रेल की बात ठहरी, वंशीधर झट गए और उन्होंने जानकी को लाकर कहाँ बिठाया? जनानी गाड़ी में बिठाया, यानी महिला बोगी में। देखिए यहाँ चित्रण देखिए, बिठाया और पूछने लगी कि भाई नवल की बहू कहाँ है। स्वभाव है पूछेगी, भाई जिनसे मिलने आए हैं, जिनके साथ यात्रा करना है, वो कहाँ है। क्या कहेगा? अरे वह नहीं आए, कोई अटकाव होगा। और कहकर बगल वाले कमरे में जा बैठे हैं, यानी उनसे महिला बोगी में बैठाकर खुद बगल वाले कमरे में बैठ गया। और टिकट तो 1.5 का था, यानी आप मान लीजिए कि अच्छे क्लास का टिकट था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। चूंकि उसने तो अच्छे क्लास की टिकट ली थी, लेकिन वो 3rd क्लास हो चुका था, क्योंकि कलकत्ते से जो मुसाफिर आ रहे थे वो बहुत अधिक उसमें भरे हुए थे। तो जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे, सब कमरे मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। तो सब कमरों में जहाँ जिस जगह बैठा था, जिस बोगी में, कुल मिला के 10-12 स्त्री पुरुष थे और गाड़ी छूट पड़ी। चित्रण याद रखिएगा कि जिस कमरे में बैठता है, जिस जगह बैठता है बोगी में, वहाँ कितने लोग थे? 10-12। तो नवल की बातें और न जाने क्या अगर बगर सोचते सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके कहाँ पहुंची? मिर्जापुर। स्थान का नाम नोट कर लीजिए। मुगल सराय से गाड़ी खुल चुकी है और मिर्जापुर पहुंच चुकी है। ये 2 दृश्य समाप्त हुआ। अब तीसरे दृश्य पर चलते हैं। प्रश्न आएगा कि वंशीधर को भूख कब लगती है? वंशीधर के पेट राम की शिकायत कब शुरू होती है? मिर्जापुर में। और वो अपने आप को समझाता है कि भाई इलाहाबाद पहुंचने में तो देरी है, तो चलो ना कुछ खा लेते हैं। गाड़ी स्टेशन पर रुकती है, क्योंकि वो बिना अपने पेट की पूजा किए ही बनारस छोड़ आया था, इस वजह से भूख तेज लगी है। तो वो प्लेटफॉर्म पर उतरता है और पानी के बम्बे से, हाँ यानी स्टेशन पे जो नल लगे हुए हैं पानी के लिए, वहाँ हाथ मुंह धोकर एक खोमचे वाले से ताजी पूरियां और मिठाई लेकर खाता है। सवाल पूछ देगा कि भूख लगने पर वंशीधर ने क्या खाया था? पूरियां, ताजी पूरियां और मिठाई। और निराले में, यानी एकदम मस्त अपने अकेले बैठा और उन्हें ठिकाने पहुंचाया, यानी उन पूरियों को, उन मिठाइयों को जहां पहुंचाना था उसने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। पहले तो खूब जोर से भूख लगी है, हम अपना पेट पूजा कर लेते हैं, पेट राम की शिकायत दूर कर लेते हैं, तब पत्नी की याद आती है। लेकिन पत्नी की याद आने के बावजूद भी क्या उसने सोचा कि पहले पूछ ले तब कुछ मोल लेंगे, यानी पहले पूछ लेते हैं पत्नी से कि वो खाएगी कि नहीं खाएगी, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव होता है वो बहुत नटखट होती है, बाहर कुछ खाना पसंद नहीं करती हैं, तो रेल पर खाना पसंद नहीं करती है। ऐसा सोचकर उसने पहले पूछना उचित समझा और वह बात भी वैसे ही हुई, उसने मना कर दिया। लौट कर आते समय यदि वो चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, तो क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा, चाहता तो जहाँ टिकट लिया था वहाँ बैठ सकता था ड्योढ़े में, लेकिन भीड़ कम हो गई थी, पर उसने कहा कि थोड़ी देर के लिए कौन अब बखेरा करे, यानी जहाँ बैठे हैं वहीं बैठ जाते हैं ना चुपचाप, कौन अब जाएगा। ठीक है, तो चूंकि तीसरे दर्जे में आके बैठा था तो वहीं बैठ गया। अब कमरे में बैठा तो अब ध्यान दीजिए, 2-1 मुसाफिर अधिक दिख पड़े। ठीक है, जब वो वापस आया तो उसे 1-2 मुसाफिर थोड़ा अधिक नजर आ रहे हैं। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योग्य जान पड़ते थे, यानी उस 3rd क्लास में जहाँ उस बोगी में जो लोग थे वो उसी के योग्य, यानी उनकी आर्थिक दशा भी उसी तरह से थी कि वो किसी दूसरे क्लास के टिकट नहीं लिए थे। अगर उन लोगों में कोई अधिक सभ्य था तो वो वंशीधर ही था। यह वंशीधर की स्थिति वहाँ प्रकट हो रही है। तो उनके कमरे के पास वाली जगह में ध्यान दीजिएगा, एक भले घर की स्त्री बैठी है। अच्छे से इस को तो नोट कर लीजिएगा, कहानी में अब रोचकता यहीं से आ रही है कि उनके कमरे के पास वाली जगह में, और वो बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, लंबा घूंघट गाढ़े और कपड़े की गठरी बनाए बैठी थी। वो काफी सिमटी हुई, सकुची हुई एक स्त्री बैठी है। कहानी में एक नवीन रोचकता आती है। कहानी आगे बढ़ चली है गदौलिया से। वंशीधर और उनकी पत्नी जानकी देई स्टेशन मुगल सराय पार के मिर्जापुर पहुंच चुके हैं। वहां से भी गाड़ी आगे बढ़ रही है और अब प्रवेश होता है एक स्त्री का। वंशीधर ने सोचा कि इनके साथ वाले जो भद्र पुरुष हैं उनके साथ जब ये आ जाएंगे तो बातचीत करके सफर थोड़ा कट जाएगा। तो इस तरह से बातचीत करने के क्रम में वो सोचता है ठीक है बातचीत करके समय बिता लेंगे, लेकिन 1, 2, तीसरी घंटी बजी।
हॉर्न आया, वो ये हुआ, ट्रेन से सीटी बजी कि अब गाड़ी खुलने वाली है, गाड़ी खुल भी जाती है और तब स्त्री कुछ अचकचा कर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। अब देखिए वो स्त्री चूंकि ज्यों ही गाड़ी छूटी मानो वो कांप सी उठी। एक स्त्री अकेले बैठी थी अपने सामान के साथ और क्यों वो अचकचा जाती है, घबरा जाती है और देखने लगती है। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, यानी रेल तो अपने जगह से छूट पड़ी, चल पड़ी रेलगाड़ी। अब उसको किसकी क्या परवाह, अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। ये कहानी ऐसी है ना, एक एक शब्द, एक एक पंक्ति में एक अलग ही मनोरंजन है, अलग ही दृश्य चित्रण है। स्पष्ट रूप से लेखिका नहीं कह रही हैं कि रेलगाड़ी अब अपने जगह से प्रस्थान कर चुकी है, नहीं। अब रेलगाड़ी को क्या लेना देना है, वो किसी की क्या परवाह, अपने स्वाभाविक गति से चल पड़ी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी ना थी, ठीक है। केवल 2-4 आदमी ही रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। अंतिम विदाई, मानवीकरण, जैसे विदाई के समय कुछ इक्का दुक्का लोग रह जाते हैं, उसी तरह से प्लेटफॉर्म पे भी इक्का दुक्का लोग थे, मानो वो रेल की विदाई के लिए खड़े हैं, रुके हुए हैं। तो जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बाहर ही देखती रही। क्यों परेशान है स्त्री, आगे देखिए। फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी, यानी वो काफ़ी परेशान हो के अगल बगल देखती है, पूरे स्टेशन में झांकती है, खिड़की से बाहर देखती है, कहीं कोई नज़र नहीं आता है। और गाड़ी जब पूरी तरह से पार कर जाती है, दूर निकल जाती है, तब वो अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। ध्यान दीजिएगा, खुल के नहीं रो रही है, एक अस्पष्ट यानी मंद स्वर में रो रही है। और 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां भी थी वहाँ, यानी काफ़ी एजेड महिलाएं थी। वो उनका उम्र हो चुका था लगभग, आप मान लीजिए 50 के पारी की ही महिलाएं होंगी। उनके पास एक जो उनके पास ही थी, वो क्या कहने लगी, अरे इनकर मनई त नाही आइलेन हो, देखा हो रोवल करत हईन। लोक भाषा कितनी खूबसूरती है। यहाँ आपको चित्रण मिलेगा, आंचलिकता की चित्रण मिलेगी, जो कि बाकी आगे जाके फलित होती है रेणु के और बहुत सारे लेखकों की कहानियों में। तो ये ऐसी महिला कहानीकार हैं जो क्षेत्रीयता को, स्थानीयता को, अंचल को यहाँ पर प्रमुखता दे रही हैं। और कितनी खूबसूरत ये पंक्ति है। ये थोड़ा इलाहाबादी भोजपुरी कह सकते हैं, क्योंकि ये बिहारी भोजपुरी नहीं है। कि अरे इनकर मनई त नाही आइलेन हो, देखा हो रोवल करत हईन, यानी मनई मतलब इनके पति तो नहीं आए और देखो ये रो रही है अपने पति के लिए। दूसरी बोलती है, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई है, दूसर गाड़ी में यानी दूसरे गाड़ी में बैठे होंगे। अब इस संवाद को जरा हम अच्छे से पढ़ेंगे, आनंद लेंगे और धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाएंगे। दूर बोराही, पहली बोलती है, दूर बोराही ये जनानी गाड़ी थोड़े है, यानी कह रही है कि दूसरी बोगी में कैसे बैठे होंगे, ये कोई महिला बोगी थोड़ी है जो दूसरे जगह बैठेंगे, यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों मिलके बैठे हैं। दूसरी कहती, तो हो भलू तो कहू, मतलब हाँ तुमने बहुत भला कहा है, अच्छा कहा। कहकर भद्र महिला से वो पूछने लगती है कि कौने गांव उतरबू बेटा, मिर्जयपुरा चढ़ी रहुना। ये एक तरह से कहते हैं, देशज शब्दों में कहते हैं रेघा के बोलना। तो एक तो भोजपुरी है, वो भी रेघा के, मिर्जापुर, ठीक है ना, पूरे वर्ण का उच्चारण सही सही हो रहा है। तो मिर्जयपुर चढ़ी हूं ना, यानी मिर्जापुर में चढ़ी थी ना। जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। तब पहली बोली, यानी स्त्री ने अस्पष्ट स्वर में रो रही थी, तो उसने क्या कहा वो उसको सुनाई नहीं दिया। लेकिन बातचीत अब देखिए महिलाओं की, जो प्रौढ़ महिलाएं थी उनकी चल पड़ती है कि हट हम पूछिला ना, हम कहाँ कहाँ उतरबू हो। अब पहली महिला बोल पड़ती है कि हट हम पूछिला, हटो मैं पूछती हूँ, हम कहाँ कहाँ उतरबू हो। आए इलाहाबाद। इलाहाबाद कौन गांव हो गैया, अरे नाही जनला पयाग जी, जहां मनई मकर नहाए जाला। अब ये दो स्थानीय महिला बात कर रही हैं, थोड़ा इलाहाबादी भोजपुरी है। तो यहाँ ये देखिए कहती इलाहाबाद, तो इलाहाबाद यानी इलाहाबाद से उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा जगह है। तो दूसरी समझाती है, अरे प्रयाग जी, प्रयाग जी यानी आप नोट कर लीजिए प्रयागराज, जो कि अभी योगी जी ने कर दिया है। इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया है, पहले भी ये प्रयागराज था, फिर इलाहाबाद हुआ, फिर प्रयागराज आ गया है। तो देशज भाषा में इसे कहा जा रहा है प्रयाग जी। इसकी पहचान क्या है इस जगह की, जहां मनई मकर नहाए जाला।
जब मकर संक्रांति आती है तो लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो वहाँ माने यानी जहाँ पे पति लोग नहाने स्नान दान करने जाते हैं वो प्रयागराज, जहाँ कुंभ का मेला भी लगता है। दूसरी कहती है, भला प्रयाग जी काहे न जानित, ले कहे के नहीं, तोहरे पंच के धर्म से 4 दई नहाए चुकी हई। ऐसो हा सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा तौन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। वो कहती है कि दूर प्रयागराज कौन नहीं जानता है, प्रयागराज काहे न जानित, ले कहे के नहीं, यानी प्रयागराज नहीं कहना था, मैं तो जानती ही थी और कई बार मैं वहां नहाने जा चुकी हूँ। और पंच के धर्म से मतलब हुआ कि जो हमारी व्यवस्था बनाई गई है धर्मों की, हमारे रीति रिवाजों की, उसके अनुसार वो 4 दई यानी 4 बार नहा चुकी है जाके प्रयागराज। और ऐसे भी सोमवारी और कोई भी पर्व त्यौहार में वो जाती रही है काशी जी नहाने, यानी बनारस भी जाती रही है। काशी जी नहाए गई रहे यानी वो बतलाती है कि मैं वहां भी गई हूँ, काशी भी स्नान करके आई हूँ। पहली कहती है, आवे जाए के तो सब औते जात बटले बाटेन, फून यह साइत तब बिचारो विपत में न परल बाटीन। हे हम पंचा हई, राजघाट टिकस कटौली, मोगल के सराय उतरली, होदे पुनः चढ़ली। अब वो कह रही है कि आवे जाए के तो सब औते जात बटले बाटेन, यानी आने जाने को तो लोग आते जाते हैं ही। फुन यह साइत तब बिचरो विपत में न परल बारे, यानी ये अभी इस समय, साइत मतलब इस मुहूर्त में, इस समय तो ये जो बेचारी स्त्री है ये तो मुसीबत में पड़ी है ना। हे हम पंचा हैं, यानी हम लोग भाई अच्छे सभ्य घराने की हैं, राजघाट से टिकस लिए, यानी राजघाट से वो टिकट कराकर, टिकस मतलब टिकट कराकर मुगल सराय उतरी और फिर चढ़ गई, यानी मुगल सराय उतरी थी फिर वापस चढ़ गई। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली औरों मोरे संगे रही, द कौने टिसनिया पर आकर मलिकवा, उतरे से जुरतियां गड़िया खुली, अब भैयाऊ गरा फाड़ फाड़ नरियाए, ए साहब गड़िया खरी कर, ए साहब गड़िया तनी खरी कर, भला गड़िया दहितानी काहे के खड़ी होए। ये कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं। वो स्त्री कह रही है कि अच्छा इसी तरह हम एक बार आ रहे थे, ऐसे ही एक दाई हम आवत रहे। अब अपनी कथा सुनाने लगी। अब वो स्त्री बेचारी रो रही है या उसका पति उससे बिछड़ गया है, उसकी चिंता छोड़ के अब बोगियों में यात्रा करने के दौरान क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग होते हैं वो एक अलग ही मनोरंजन का माहौल बना लेते हैं और बातचीत करते हुए इसी तरह से बतकही आगे बढ़ती है। तो ये बतकही यहाँ शुरू हो रही है कि एक मिली औरों मोरे संगे रही, यानी एक इसी तरह की औरत मेरे साथ थी। द कौने टिसनिया पर उकर मलिकवा, उतरे से जुरतियां हैं गरिया खुली, यानी आप देखिए टिसनिया मतलब स्टेशन, इसी तरह से किसी स्टेशन पर उसका मालिक उतरा और उतरने के तुरंत ही गाड़ी खुल गई। अब भैया यानी वो स्त्री गला फाड़ फाड़ के रोने लगी कि जरा गाड़ी रोक दो, जरा गाड़ी रोक दो। तो क्या कह रही है कि गरा फाड़ फाड़ नरियाए, ए साहेब गरिया खरी कर, गरी तनिया खरी कर, भला गरिया दहनाती काहे की खड़ी हुई, यानी दंदनाते हुए जो गाड़ी निकल रही है वो भला कभी खड़ी होगी। पहले कहती है ओ मेहरारुआ बड़ी उजबक रहल, बड़ी उजबक यानी बहुत अजीब ही थी, अजीब को उजबक कहा जाता है उजबड़ी में। तो वो मेहरारुआ, मेहरारू मतलब स्त्री पत्नी किसी की, वो मेहरारुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहूँ खड़ी होला, यानी रेलियो कभी कहीं खड़ी होता है, रेल कभी खड़ा होता है। अब ये सारी बात से कमरे वाले कुल हंस पड़े। मनोरंजन प्रधान कहानी है, बतकही चल पड़ी है, लोग आनंद में ले रहे हैं। जितने भी स्त्री पुरुष थे एक से एक अनोखी बात कहने लगे। उसी बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करते जाते थे लोग। यह स्थिति थी, ठीक है। अब देखिए तीसरी स्त्री क्या बोलती है। टिकसिया पल्ले बाय द नाही, हे साहेबवा सुनी तो कलकत्ते टाई ले मुसलिया लेई, अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहलेन, फरागत के बदे उतर लेन। अब तीसरी स्त्री क्या बोल रही है कि अपने जो टिकट था वो इसके पल्ले में बांध देना चाहिए था। हे साहेबवा सुनी तो, यानी उसका जो पति था वो जब कलकत्ता से लेकर आ रहा है और मुगल सराय तक, तो कम से कम ये भी तो नहीं हुआ कि दूर से आ रहा है तो तुरंत उतरा है गाड़ी से तो चढ़ जाए,
फरागत के बदे उतर ले, यानी उतरा तो फिर चढ़ जाए, या फिर टिकट उसको देकर जाना चाहिए था कि टीटी आएगा तो कम से कम पकड़ेगा नहीं, ये चिंता जाहिर कर रही है। चौथी कहती है हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो न किया गोइया। तो ये कह रही है कि मैंने तो इसके साथ किसी व्यक्ति को देखा ही नहीं है। हम तो देखले रहली हो, मजे एक टोपी देहले रहले इनको, यानी एक कह रही है कि नहीं नहीं हम तो देखे और मजे से वो टोपी पहने हुए थे। इस तरह उनकी बेसिर की बातें सुनकर वंशीधर ऊब उठे। ये महिलाएं चूंकि एकदम ग्रामीण परिवेश से आई हैं और वो किसी मुद्दे को लेकर, बिंदु को लेकर बातचीत शुरू कर दी हैं। अब उन स्त्रियों से कहते हैं कि तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे वहां पहुंच जाएंगे। यानी वो बतला रहे हैं, उस स्त्री को हिम्मत बंधाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, इन्हें डराओ नहीं, तार जाएगा और मैं भी इलाहाबाद जा ही रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं, तो जैसे ही मौका मिलेगा और ऐसा है कि दूसरी गाड़ी आने तक मैं स्टेशन पर ठहरा रहूँगा, तो तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। यानी मैं भी इलाहाबाद जा रहा हूँ तो तुम लोगों में से कोई प्रयाग जा रहा हो तो स्टेशन पर रुक जाना इनके साथ, और इनको इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं, और पता मालूम हो जाएगा तो इनके ठहरने के स्थान तक मैं खुद पहुँचा दूंगा। तो इतनी उबाऊ बातें सुनकर, बेसिर की पैर की बातें सुनकर वंशीधर उब जाता है और एक सुझाव देता है यात्रीगण के बीच में। और इस वंशीधर की इस बात को सुनकर स्त्रियों की जो वाकधारा थी, यानी जो बात करने का पॉइंट था, वो बदल चला। वो कहती है हाँ यह बात तो आप भली कही, नहीं भैया हम पंचे काही के केहू से कुछ कहीं, अरे एक के एक करत ना बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय। यानी वो अब वो सहमति देती है कि हाँ भाई हम लोग एक दूसरे का मदद करते हैं तो ही दुनिया आगे चलती है, ऐसे कैसे दुनिया चलेगी आगे। तो ये ज्ञान गाथा होने लगी। अब बेचारी को सहारा मिलते देख कुछ लोग खुश हुए तो कुछ लोग नाराज भी हुए। अब अपनी अपनी इच्छा ये लेखिका जाहिर कर रही है कि उस समय बाकी यात्रीगण की क्या प्रतिक्रिया थी, तो क्यों सो मैं आपसे बतला नहीं सकती। ठीक है, लेखिका कह रही है कि क्यों नाराज हुए ये मैं बतला नहीं सकती। उस गाड़ी में जितने भी मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ ना कुछ कह डाला। अब ये सामान्य स्वभाव है मनुष्य का कि कहीं किसी परिस्थिति में कुछ सहमत होते हैं, कुछ असहमत होते हैं, कुछ अपने मन की बात कहते हैं, ऐसी ही स्थिति होती है। तो अब देखिए अब फिर एक नई चीज कि पिछली सीट में केवल एक स्त्री जो फरासीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी वह कुछ नहीं बोली। यानी अब दृश्य चित्रण ये है कि उस बोगी में जो लोग थे सब कुछ ना कुछ बोले, लेकिन केवल एक फरासीसी छीट की दुलाई ओढ़े, दुलाई मतलब पतले से कंबल, रजाई हल्के ठंड में ओढ़ी जाने वाली, वो ओढ़े एक महिला बैठी है और वो कुछ नहीं बोली। तो ये थोड़ा पॉइंट करने वाली बात है कि क्या बात है, वो क्यों नहीं कुछ बोली। मनुष्य का स्वभाव है बोलना। और वो क्या करती, कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर को देखती और ऐसे में वो जब सामना होता तो मुंह फेर लेती। देखिए पंक्तियां हैं। और उसके इस हरकत से वंशीधर को लगता कि नहीं नहीं ये अच्छे आचरण की नहीं है। तो अब गाड़ी इलाहाबाद पहुंचने को हुई और वंशीधर किसी तरह उसे धीरज बंधाकर आकाश पाताल की सोचने लगे कि क्या होगा अगर इसके साथ वाला नहीं मिला, कुछ अता पता नहीं मिला तो इसको कहाँ लेकर जाएंगे, कैसे ये अपने गंतव्य तक पहुंचेगी, तो अगर तार की कोई खबर नहीं आई तो फिर दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ठहरना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी बातें वो सोच रहे थे। अब उन अशिक्षिता, ध्यान दीजिएगा, लेखिका ने अब उनकी स्थिति को यहाँ क्लियर किया है कि अशिक्षिता स्त्रियों ने मुंह खोला कि का भैया जो केहू बिन टिकस के आवत होए तो ओकर का सजा होला। अरे ओका ई नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिहलेन और अपुआ तउन टिकस लई के चल दिहलेन। अब थोड़ी देर के बाद उन अशिक्षित स्त्रियां जो बात कर रही थी और अपने बातचीत के क्रम से डरा भी रही थी एक तरह से, तो कहती है कि का भैया केहू के बिन टिकस के आवत हुए तो ओकरा के सजाए होला। यानी इस तरह भी परिवेश ऐसा है कि व्यक्तियों के मन में ये स्पष्ट नहीं है कि अगर आप बिना टिकट सवारी करेंगे तो टीटी पकड़ लेगा। बस उन्हें ये पता है कि हाँ आप टिकट नहीं लिए हैं तो सजा होता है। तो वो सुझाव देती हैं कि उनके पति को ये नहीं सोचा गया कि वो जा ही रहे तो कम से कम टिकट इनको दे दें, और टिकट लेके खुद ही चल दिए। तो
किसी किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। यानी कोई किसी के बात से ये लगा कि कोई कोई ये कयास लगा रहा है। और एक लाठी वाला, देखिए एक अलग पात्र का नाम आ गया, ये यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, वो तो खुल्लम खुल्ला कह भी देता है कि का बाबूजी कुछ हमरो साझा। अब इस तरह की बात सुनकर वंशीधर काफ़ी क्रोध से भर जाता है, खूब धमकाता वहाँ कहा सुनी हो जाती है और सोचता है कि यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। यानी वंशीधर ने उसे लाठी वाले को इतना सुना दिया कि ये संभावना थी कि अगर वो इलाहाबाद में उतरता तो दोनों के बीच फिर एक झड़प होती। अब देखिए दृश्य 4, वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। अब ध्यान दीजिए, इतनी सारी बातें हो चुकी हैं। बोगी में बैठे बैठे एक बुढ़िया को वहीं उतरना था। एक बुढ़िया को, देखिए ध्यान दीजिए, तो चूंकि जब इन्होंने कहा था कि आप इलाहाबाद में जा रहा हूँ, अगर आप लोगों को भी प्रयाग जाना हो तो रुक जाइएगा, तो एक बुढ़िया को पता चला कि ये भी उतरेगी, तो उस बुढ़िया से इन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। और यानी उस बुढ़िया को कहा कि भाई तुम इसको अपने साथ उतार लो, और उसको बुढ़िया को उस स्त्री के पास बैठाकर वो खुद जानकी को उतारने चल दिए कि हाँ भाई इसके पास सेफ रहेगी, मैं तब तक अपनी पत्नी को महिला बोगी से लेकर आता हूँ। और वहाँ सारी बातें कह देते हैं जानकी से कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो कहती है तुम किस बखेड़े में पड़े हो, छोड़ो ना, जिसको जहाँ जाना होगा। लेकिन वंशीधर ऐसे नहीं मानता है और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। आप यानी स्वयं वहाँ भद्र महिला को उस बूढ़ी महिला के पास बैठाकर वो खुद स्टेशन मास्टर से बात करने चला जाता है। लेकिन वंशीधर के जाते ही वो बुढ़िया ना किसी बहाने से खिसक लेती है, कोई जिम्मेदारी लेना चाहता नहीं है तो भाग जाती है। और स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार तो आया ही नहीं है, यानी उसके पति कहीं छूट गए हैं या कहीं उनकी गाड़ी छूट गई है, तो इस स्थिति में कोई सूचना अगले स्टेशन तक नहीं आई है। तो अब वंशीधर बड़े असमंजस में पड़ गए कि टिकट के लिए बखेड़ा होगा या स्त्री बेटिकट है, परेशान हो गए। और लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि अरे यह सब कहाँ गई, यानी एक तो बुढ़िया पहले ही भाग गई थी और जब लौट कर आते हैं तो उसमें से किसी स्त्री को वहां नहीं देखते हैं। तो ऐसे में वो सोचने लगते हैं कि हे भगवान, किस बुरी साइत में, यानी किस बुरे मुहूर्त में वो घर से निकले थे कि एक पर एक आफत चली आ रही है। इतने में अपने सामने से वो एक दुलाई वाली को आते हुए देखते हैं, उसी दुलाई वाले को जो काफी नजर बचा बचा के वंशीधर को देख रही थी और नजर मिलने पर छुप जाती थी, तो उसका आचरण अच्छा नहीं लगा था। तो वो जब आते हुए देखते हैं ना तो लगता है कि जरूर इसकी हरकत ही ऐसी है, इसे ने गायब किया होगा। पूरा अपना संदेह जो है वो उस पर व्यक्त करते हैं कि तू ही ले गई होगी कहीं पर। इतना ही कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। पूरा रहस्य पाठकों के सामने उजागर हो जाता है। अब देखिए यहाँ कहते हैं अरे यह क्या, वो चौंक जाता है कि सब तुम्हारी ही करतूत है। तो मैं समझ गया कि तुमने ये पूरा करामात किया है, तुम परेशान कर रहे थे। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। अब देखिए नवल किशोर के हंसोर मिजाज से नवल किशोर की पत्नी ही परेशान नहीं थी, अब ये भी थोड़ा उब चुका। वंशीधर की पत्नी ही परेशान नहीं थी, नवल किशोर के हंसोर स्वभाव से जानकी देई के अलावा अब वंशीधर को भी लगा कि ऐसी हंसी मुझे नहीं सुहाती। इतना परेशान कर दिया बताओ तो, और लगता है कि वो तुम्हारी बहू ही थी, यानी जिसके लिए मैं परेशान हो रहा था। तो चलो बताओ सब कहाँ गई। तो वह कहती हैं कि वो पालकी गाड़ी में बैठी हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नवल किशोर की स्थिति तो अच्छी है, जो वो पालकी गाड़ी कर चुका है और वो स्त्रियों को बैठा चुका है। तो नहीं, सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ तो कहो मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले, यानी तुम मिर्जापुर में कैसे आए। तो वो कहता है मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि कलकत्ते से नहीं बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। यानी मुगल सराय में जब वो चक्कर लगा रहा था उसी वक्त देवढ़े दर्जे के ऊपर वाली बेंच पर लेटा मैं तमाशा देख रहा था, और मिर्जापुर में तुम पेट के धंधे में लगे थे तो मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने ना देखा। और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के गाड़ी में बैठ जाता है कि चलो थोड़ा और मज़ा लिया जाए, और ये करते करते नौबत यहाँ तक आ जाती है। चलो अब जो हुआ उसे माफ़ करो और आगे बढ़ो। इतना सुनते ही वंशीधर प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों मित्रों में प्रेम पूर्वक बातचीत होने लगती है और दोनों अपने अपने घरवाली के साथ अपने गंतव्य तक घर तक पहुंच जाते हैं। लेखिका अंत में लिखती हैं कि
हाँ, सबसे पहले यहाँ कहते हैं कि उस गुणवान के संग पहले ही रेल से आ रही थी। वंशीधर बोले कि मेरे ऊपर से जो कुछ बीती सो बीती, लेकिन वो बेचारी गुणवान के संग यानी जो पहली बार रेल यात्रा कर रही है वह भी तो बहुत तंग हुई, और तुमने तो सोचा नहीं, तुमने उसे नाहक रुलाया, बहुत परेशान हुई। तो इतना कह के ही वो कहते हैं कि नहीं जी, डर किस बात का, तुम दोनों गाड़ी में थे ना, यानी तुम थे, मैं था, तुम्हारी पत्नी थी, हम लोग गाड़ी में थे ना, डर किस बात का था। और यदि स्टेशन मास्टर से मैं इत्तला कर देता, वंशीधर कहता है, तो बखेरा खड़ा हो जाता। तो नवल किशोर कहता है कि मैं मर थोड़ी गया था। और ये देखिए सबसे अच्छी पंक्ति इस कहानी की कि 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी। नोट कर लीजिएगा कि कब प्रयोग में आया है, और ये कथन किसका है ये भी नोट कर लीजिएगा। तो ये नवल किशोर कहता है कि 4 हाथ के दुलाई की बिसात ही कितनी है। नवल किशोर कहता है यानी भाई मैं तो ओढ़े हुए सब दृश्य देख रहा था ना, उसी के बस बिसात में दुलाई हटाकर आ जाता। तो इन्हीं सारी चीज़ों से बातचीत करते हुए वो लोग गाड़ी के पास आ जाते हैं, और जानकी देवी कहती है अरे तुम क्या जानो। नवल किशोर की पत्नी से कहती है कि इन लोगों की हंसी ही ऐसी होती है कि किसी के प्राण भी निकल जाए तो इनको दया ना आए। वो तो ऐसे ही नवल किशोर के हंसोड़ स्वभाव से परेशान है। तो इस तरह कहते हुए दोनों मित्र अपने घर वाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचते हैं, और लेखिका अंत में कहती है कि मुझे भी उनकी राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो आपने देखा कि एक एक शब्द, एक एक पंक्ति कितनी नवीनता से भरी हुई है, कितना मनोरंजन है, और कितनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है इनके पात्रों की। हर चीज़ सहजता से चली आ रही है। एक व्यक्ति जो कि अपनी पत्नी की विदाई कराकर अपने घर वापस लौट रहा है, और बीच में वो अपने मित्र और उनकी पत्नी से मिलकर साथ सफ़र करने वाला है। इसी बीच में इतनी घटनाएं घट जाती हैं, पात्रों के बीच इतने जुमले का आदान प्रदान होता है, इतने तरह की चीज़ें निकल कर आती हैं कि एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण इस कहानी के माध्यम से प्रकट होने लगता है। अब आइए उन दृष्टिकोण पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मुख्य पात्र की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं कि वंशीधर हैं, और नवल किशोर है, और जानकी देवी है। कुल मिला के ये 3 लोग हैं, और इनका आपस में क्या रिश्ता है यह भी स्पष्ट है। और सहायक पात्र की यदि बात करें तो कहानी में सहायक पात्र कुल मिला के 4 है, जो कि स्थिति को उजागर करने में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण अदा करते हैं। सीता वंशीधर की साली है, और उसकी अवस्था 10 बरस की है, एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा। साला है एक वंशीधर का, उनकी सास है, और नवल किशोर की पत्नी है। ये 4 लोग हैं जो उस समय किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी संवाद से या अपनी उपस्थिति से वंशीधर के आर्थिक स्थिति या फिर उस समय उस परिवार की क्या स्थिति है, क्या मजबूरियां हैं, वो सब कुछ बयां करने में सहायक है। गौड़ पात्रों की यदि बात करें तो आप देखेंगे इक्का वाला, लाठी वाला और मुसाफिर। इक्का वाला जो कि कहता है भाई उधर डर टिकट उधर मिलेगा, आप इधर से टिकट ले लो, या फिर लाठी वाला या मुसाफिर। तो इस तरह से ये लोग जो हैं, लाठी वाला से बहस हो जाती है, वो चूंकि साझेदारी की बात करता है गहना वहना चुराने की, और मुसाफिर जितने भी हैं उनकी बातचीत पूरी परिवेश की रोचकता को, स्थानीयता को, उस लजीजपन को वहाँ पर उतारने में सफल होते हैं। आगे अगर ये हम बात करें स्थान चर्चा की, तो मैंने कहा था आप नोट कर लीजिए। काशी के दशाश्वमेध घाट, गदोलिया गली का, कलकत्ता, आगरा, राजघाट जो कि मुगल सराय से है, इलाहाबाद जिसको प्रयागजी अथवा प्रयागराज भी कहा जा रहा है, सिकरौल स्टेशन, और मिर्जापुर, इतने स्थानों का जिक्र हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। नवल किशोर कहाँ से आ रहा है? कलकत्ता से आ रहा है। उसके साथ में कहाँ है? आगरा से उसकी पत्नी भी आ रही है, तो वो आगरा से अपनी पत्नी को लेकर कलकत्ता होते हुए आ रहा है। नवल किशोर, वंशीधर और दोनों की पत्नी सभी मुगल सराय से इलाहाबाद साथ जाएंगे। इन स्थिति को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वंशीधर का घर कहाँ है? इलाहाबाद। ससुराल कहाँ है? बनारस में। नवल किशोर का घर कहाँ है? इलाहाबाद। उसका ससुराल कहाँ है? कलकत्ता में। और कथा का आरंभ बनारस से होता है और अंत इलाहाबाद में। ये सवाल पूछ सकता है कि कथा के आरंभ में किस स्थान का जिक्र है, या कथा कहाँ से शुरू होती है, तो बनारस से शुरू होकर इलाहाबाद तक आकर खत्म हो जाती है। ये पूरी स्थान चर्चा रही हमारी इस कहानी के माध्यम से। अब महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु में आपको नजर आ रहा है, पहला बिंदु है विदाई की टीस का चित्रण। जो पंक्ति कहती है, आप देखिए कि लड़की कभी विदा होती तो मालूम पड़ता,
ये पंक्ति केवल इस कहानी के माध्यम से उस पत्र की टीस नहीं है, ये पूरे महिला समाज में हर एक स्त्री हृदय की टीस है कि वो टीस गाहे बगाहे अपने दैनिक दिनचर्या स्वभाव में पुरुष उस कोमलता को भूल जाता है और वहन नहीं कर पाता, और स्त्रियों के मुख से निकलता है कि भाई कभी विदा की होती तब तो वो दर्द पता होता। उसके बाद आप देखेंगे गाढ़ी मित्रता का अंकन, तो किन किन दृष्टि से, तो मित्र के साथ यात्रा करने के लोभ में वंशीधर अपनी पत्नी की विदाई एक दिन पहले करा लेता है। और लेखिका का यह कथन भी कि भाई दोनों के बीच मित्रता का ख्याल अधिक है, दोनों एक जान दो कालिब हैं। फिर स्त्री सुलभ व्यवहार का चित्रण, और वो भी कैसे, पहले भावुकता के संदर्भ में। स्त्री सुलभ व्यवहार तो बहुत सारी चीजों में हो सकता है ना, लेकिन यहाँ भावुकता के पक्ष को अधिक हाईलाइट किया गया है। तो आप देखिए ये महत्वपूर्ण बिंदु को अच्छे से पढ़ लीजिए। जानकी देई तत्क्षण विदाई की बात सुनकर प्रतिकार करने लगती है, तो ये स्थिति बतलाती है कि भावुक है। रोते रोते विदाई के लिए तैयार भी हो जाती है, लेकिन स्टेशन पहुंचते तक उसकी रुलाई बंद भी हो जाती है। उसके देवर का हंसोर स्वभाव पर चिढ़ना, ये भी उसकी भावुकता का है चित्रण। स्त्रियां, देखिए ये लेखिका की पंक्ति की, ये नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। ये भी जो लेखिका का दृश्य चित्रण है, पंक्ति, ये बतलाती हैं उनके स्वभाव को। स्त्री सुलभ व्यवहार है, नेचुरल है। किसी स्त्री को संकट या असहज स्थिति में पाकर उससे बातचीत करना और उसके बारे में तरह तरह के कयास लगाना, भाई उसका पति बिना टिकट इसको दिए चला गया, या उसको ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। इन स्थिति से जुड़ी सभी कहानियाँ जो है ना, ये सभी स्त्रियों के व्यवहार को बतला रही हैं, क्योंकि वो जो भी ग्रामीण महिलाएं थीं बोगी में, जो भद्र महिला के बारे में बात कर रही थी, वो सब कहीं ना कहीं स्त्रियों के व्यवहार को रेखांकित करता है। आगे बात करें तो लोकोक्ति का प्रयोग, छूछे को कौन पूछे, काफी मजेदार है, लोग अक्सर इसे प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में। स्थानीयता का वर्चस्व, अब देखिए पूरी कहानी में, कहानी का जो प्रारंभिक दृश्य है, रेल मुसाफिरों की आपसी बातचीत, पूरा दृश्य वर्णन वो स्थानीयता के वर्चस्व को दिखला रहा है। और कैसे, जब लाठी वाले से वंशीधर की झड़प होती है तो वो वंशीधर आवेश में बहुत कुछ उसे सुनाता है, लेकिन यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए आप लिख सकते हैं कि लाठी वाला जब वो कहता है आगे कि इलाहाबाद उतरता तो ये मुझे अच्छे से बताता, यानी कि अपने क्षेत्र अपने जगह पर आकर बदला लेने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। तो ये स्थानीयता का वर्चस्व है कि एक तो उन सारी बोगी में बैठी महिलाओं का आपसी क्षेत्र को लेकर जो बातचीत चल रही है, एक वो, फिर लाठी वाले से झड़प होती है तो लाठी वाले बहुत सारे ऐसे झड़प में इंतजार करते हैं, फिर वो अपने इलाके में आ जाते हैं, फिर तुमको बताते हैं। इस तरह की सोच का यहाँ पर अंकित होना, यह स्थानीयता के वर्चस्व को बतलाता है। उसके बाद देखिए दार्शनिकता का बोध, इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, दर्शन का भी पुट आपको मिल रहा है। आगे देखते हैं स्वदेशी वस्तुओं के प्रति श्रद्धा एवं विदेशी वस्तुओं के प्रति बहिष्कार, यानी पूरी तरह से वो स्वतंत्रता आंदोलन और वो सारी चीज़ें हावी हैं समाज पर। और वंशीधर का कथन भी देखिए कि एक धोती पहनकर आना था, और यहाँ पूरा स्टेटमेंट, ये डॉट डॉट है ना, पूरा स्टेटमेंट यहाँ का आप पीछे कहानी से जाकर देख सकते हैं कि नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं बंगालियों से भी बढ़कर। उसी की आगे की पंक्ति है कि नाहक बिलायती चीज़ें मोल लेकर रुपए की बर्बादी क्यों की जाए, रहेगा तो देश में ही। तो ये सारे जो उनके वाक्य हैं, सारी पंक्तियाँ हैं, ये दिखला रही हैं कि स्वदेशी वस्तुओं के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और ये मैसेज भी दे रही है, एक संदेश बाहर निकल कर सामने आ रहा है। 8वें बिंदु की बात करें तो हास्य की प्रधानता। एक तो पूरी कहानी हास्य प्रधान है, मनोरंजन प्रधान है, एक एक पंक्ति एक एक वाक्य, लेकिन जब पहले ही हमें झलक मिलती है, जब जानकी दई नवल किशोर के हंसोर स्वभाव के बारे में पूरी प्रसंग का जिक्र करती है तब का, और नवल का दुलाई ओढ़कर वंशीधर का मजे लेना, ये पूरा जो दृश्य उपक्रम है ये हास्य की प्रधानता को बतलाता है। 9वां बिंदु की बात करें तो मध्य वर्ग की आर्थिक अभावग्रस्त स्थिति का बोध होता है, और इन बिंदुओं के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किन किन जगह आर्थिक स्थिति का अभाव दिखाया जा रहा है। उसके बाद 10वां पॉइंट है लोक संस्कार का चित्रण, और लोक संस्कार में क्या होता है, विदाई की रीत होती है, यात्रा के समय की बातचीत, लोग बातचीत करते हैं, यात्रा के समय कैसा खान पान, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो बाहर का नहीं खाना है, खोमचे के पास से नहीं खाना, या कुछ लोग खाते हैं पसंद करते हैं, मुसाफिरों को देखकर अलग अलग धारणा बना लेना, ये सब लोक संस्कार है, इससे मनुष्य अलग नहीं हो सकता है, गाहे बगाहे हमारे स्वभाव में होता है और ये प्रकट हो जाता है स्थिति के अनुरूप।
11वें नंबर पॉइंट की बात करें तो आंचलिकता का अंकन। आप यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी की ये पहली कहानी है जिसमें आंचलिक भाषा की झलक मिल रही है। भाषा के माध्यम से आंचलिकता बहुत अधिक नजर आ रही है। उपयाग जी, वो मेरे जयपुर, इस तरह की जितनी ग्रामीण स्त्रियां बात कर रही हैं उससे आंचलिकता की झलक मिल रही है। तो हम इसे पहली कहानी स्पष्टता मान सकते हैं, एक बहुत बड़ी इसकी खूबी है इस कहानी की। उसके बाद अंचल के नाम की बारीकी से जिक्र होना, जगह जगह स्टेशन का, शहर के गलियारों का चित्रण की वो गदौलिया से गली के बाईं तरफ मुड़ता है और किस मकान में वो आगे प्रवेश करता है। और भाषाई तौर पर भी आंचलिकता एक ठेठपन है इस पूरे बातचीत में, इस पूरे संवाद में। तो ये आंचलिकता को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। बात करते हैं 12वें पॉइंट की, शिक्षित अशिक्षित व्यवहार में अंतर। तो आप देखेंगे मुसाफिरों की जो बातचीत है, उनका जो शब्द प्रयोग है वो शिक्षित अशिक्षित व्यवहार का एक अंतर स्पष्ट दे रहे हैं। और फिर एक रूढ़िवादिता भी है किसी जगह पर, और उनके शब्द प्रयोग की ऐसा होता है। स्त्रियों की बातचीत से रूढ़िवादिता भी नजर आ रही है, वो प्रखर चिंतन की नहीं है। और वंशीधर द्वारा किसी अपरिचित स्त्री को सहायतार्थ सोचना, और वहीं पर जब वो सहायता के बारे में सोच रहा है और वहीं पर एक लाठी वाला जो है वो जेवर पैसे की साझेदारी की बात कर रहा है। तो एक तरफ जो वंशीधर है वो एक शिक्षित व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और लाठी वाले और जितनी वो ग्रामीण महिलाएं हैं वो अशिक्षित व्यवहार का प्रतिनिधित्व कर रही हैं कि किसी कोई अगर बुरे स्थिति में फंसा हुआ है तो उसका लाभ उठाओ। उसके बाद आप देखेंगे रेल यात्रियों की खिस्सा गोई का चित्रण। कैसे एक रेल यात्रा में आप सफ़र कर रहे हैं, आप कभी सफ़र कीजिए और एकदम लोकल होके सफ़र कीजिए, तो वो एक ठेठपन उस क्षेत्र का नज़र आता है। उनकी बातचीत में, उनके व्यवहार में, उनके नज़रिए में, उनके हाव भाव में पूरा क्षेत्रीयता बसता है। तो वो वहाँ पर एक असली भारत नज़र आता है, वहाँ पर वो एक असली क्षेत्र, उस जगह की स्थिति और उसकी विशेषता निकल के सामने आती है। तो रेल यात्री जब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, वो एक बहुत ही खूबसूरत चित्रण लेखिका ने किया है। मनोरंजन की प्रधानता देखिए पूरी कहानी में है। तत्कालीन परिवेश का चित्रण, उस समय का समाज कैसा है, उस समय के लोग कैसे हैं, किस परिस्थिति में कैसा वो प्रतिक्रिया देते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर तत्कालीन परिवेश को ही दर्शा रही हैं। उसके बाद काशी से इलाहाबाद का पूरा यात्रा वृतांत, यानी ये कहानी काशी से इलाहाबाद तक चलती है और एक यात्रा वृतांत है कि एक दंपति सफ़र कर रहा है, उस सफ़र के बीच में क्या क्या चीज़ें घट रही हैं। तो एक तरह से इसमें यात्रा वृतांत कहानी होते हुए भी यात्रा वृतांत विधा की खुशबू यहाँ बैठी हुई है। तो ये पूरी कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात हो गई। अब आते हैं सवाल पे। चूंकि आप देख रहे होंगे 2022 में यह सवाल पूछा जा चुका है, वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो देखिए ऑप्शन है, उसने कहा था दुलाई वाली, गैग्रीन, अपना अपना भाग्य। तो यहाँ तो आपको अभी स्पष्ट है कि दुलाई वाली कहानी हम पढ़ रहे थे, दुलाई वाली कहानी का पात्र है। लेकिन जब भी आप किसी सवाल को सॉल्व करें ना, तो आप ये ध्यान रखिए कि ऑप्शन में भी जितने कहानियाँ या जो भी तत्व हैं उनसे संबंधित चीज़ों का भी आप जिक्र कर लें। तो ये अभ्यास के लिए मैं बता रही हूँ कि आप अभी उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र, गैग्रीन कहानी का प्रमुख पात्र, और अपना अपना भाग्य कहानी का प्रमुख पात्र भी आप रिवाइज करते चले। प्रश्नों के साथ यही होता है, अगर आप इस तरह से रिवाइज नहीं करेंगे, केवल एक पॉइंट पर ठहर जाएंगे, तो रिवीजन अच्छे से नहीं होगा। दूसरे सवाल पर आते हैं, दुलाई वाली कहानी में चित्रित है। क्योंकि ये कहानी देखिए, ये सवाल कहीं आए नहीं है लेकिन आने की संभावना है, तो अभ्यास के लिए यहाँ ये प्रश्न दिया गया है कि दुलाई वाली कहानी में क्या चित्रित है। 4 बिंदु आपको दिए गए हैं। काशी के लोगों की दिनचर्या, रेल में बैठे यात्रियों का सजीव वर्णन, स्त्री पुरुष की सोच और मनोभाव का चित्रण, नारी मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण। तो आप पाएंगे कि काशी के लोगों की दिनचर्या, चूंकि गदौलिया से वो निकला नहा धोआ के, हाथ में वो सुगनी के डिब्बा लिए हुए और गली में प्रवेश करता है, तो ये तो है ही। रेल यात्रियों का भी सजीव वर्णन स्पष्ट रूप से है। स्त्री पुरुष की सोच और उनके मनोभाव का चित्रण भी पूरी कहानी में है। वंशीधर, उनकी पत्नी अलग तरीके से सोच रही है, और स्त्री सफ़र के दौरान जो भी ग्रामीण महिलाएं हैं वो भी सोच रही हैं अलग अलग तरह से बिंदुओं से। पूरे तरह से नारी मनोविज्ञान का भी सुंदर चित्रण हुआ है। जारगी देई का यह कहना कि लड़की कभी विदा की होती तब तो तुम्हें पता चलता, तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से उपर्युक्त सभी आंसर ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो गया प्रश्न का। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। दुलाई वाली कहानी के पात्र हैं, कौन कौन से पात्र हैं? नाम है यहाँ वंशीधर, इक्केवाला, मुरारी देसाई, जानकी देई, और ऑप्शन में आपको इतनी सारी चीजें दी गई हैं। तो अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि वंशीधर की तो शुरुआत ही होती है
इक्के वाला भी आता है, जानकी देवी वंशीधर की पत्नी है, लेकिन मुरारी देसाई नाम से कोई किरदार सामने नहीं आता है। तो 1, 2 और 4 कहाँ लिखा हुआ है? 1, 2 और 4, ये डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। दुलाई वाली कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि सही है तो पूछता है, सही नहीं है ये भी पूछ देता है। तो आंख, नाक, कान खोलकर, अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों को खोलकर आप सवाल को पढ़ा कीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि यह एक मनोरंजन प्रधान कहानी है, तो हाँ बिल्कुल है, हर जगह मनोरंजन मिलता है। इसमें मौलिकता और कल्पनाशीलता का अद्भुत प्रयोग हुआ है, तो हाँ मौलिकता भी है, लेखिका अपने तरह से वो पूरी कथाक्रम को सजाई हुई है, सवारी हैं, और कल्पना भी है कि चलो ऐसे ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, तो ये भी सही है। इस कहानी में आगे देखिए, तत्कालीन समाज का वर्णन नहीं हुआ है। यहाँ ये तीसरा बिंदु देखिए कि क्या तत्कालीन समाज का वर्णन नहीं हुआ है, तो 2 नंबर तो हमारा सही है कि भाई पूरा कल्पनाशीलता है, मौलिकता भी है। और चौथा बिंदु है कि प्रेम इस कहानी के मूल में निहित है, प्रेम, मित्रता का प्रेम यहाँ निहित है। वंशीधर का अपने पत्नी के भी प्रति प्रेम, उसका ख्याल रखना कि भाई हम इसके लिए एक अच्छी सवारी लेकर आए, चूँकि भद्र महिला है तो वो अच्छे से बैठे, टांगे में दिक्कत होती है, उस समय की सोच के अनुसार वो अपनी पत्नी की भी स्थिति का ख्याल रख रहा है, तो प्रेम की संभावना इस कहानी में पूरी तरह से है। हाँ, रह गई बात कि तत्कालीन समाज का वर्णन नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है। पूरी कहानी में हर एक पंक्ति के माध्यम से उस समय के समाज का चित्रण हो रहा है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। यानी कि यही हमारा जो लाइन है प्रश्न के अनुसार ये सही है, क्योंकि सवाल पूछा गया है दुलाई वाली कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये 3 नंबर कथन जो है ये सही नहीं है, बाकी तो सही है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। दुलाई वाली कहानी कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? याद रखिएगा 307 ईस्वी सरस्वती में प्रकाशित हुई है। छठा प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी के विषय में असंगत कथन क्या है? असंगत यानी जिसका किस कहानी से, कथाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। तो पहला बिंदु है, यह एक रोचक और मनोरंजक कहानी है। बिल्कुल रोचक है, रोचक यानी जिज्ञासा बनी हुई है पाठक को कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, और कौन है वो दुलाई वाली, तो ये ध्यान है, रोचकता तो है। इस कहानी का एक प्रमुख पात्र नवल किशोर है, बिल्कुल है नवल किशोर प्रमुख पात्र। इस कहानी का घटना क्रम जो है वो बनारस के दशाश्वमेध घाट से इलाहाबाद रेलवे स्टेशन तक चलता है, बिल्कुल सही चलता है। चौथा बिंदु है कि इस कहानी में सती प्रथा और बाल विवाह पर करारा व्यंग है, ऐसा तो कहीं नहीं है। पूरी कहानी में सती प्रथा और बाल विवाह के ऊपर जिक्र तो नहीं होता है, तो ये जो असंगत कथन है ना, यही है 4 नंबर, यानी जो हमारा सही उत्तर है वो है 4 नंबर का प्रश्न। ठीक है, ये हुआ सही उत्तर, इसी पे टिक आउट करेंगे, क्योंकि ये सभी जो बिंदु है ना ये संगत है, कहानी से मेल खा रही हैं। यही एक लाइन है जो असंगत है, तो स्पष्ट रूप से प्रश्न की प्रकृति को समझिए और जवाब दीजिए। असंगत है यही एक बिंदु। आगे बढ़ते हैं। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया, वह नवागत मनुष्य कौन था? बिंदु है लाठी वाला, वंशीधर, नवल किशोर, स्टेशन मास्टर। तो सिंपल से उत्तर है नवल किशोर। नहीं, नवल किशोर नहीं है, वंशीधर है। नवल किशोर तो उसका मेरा भाई होता है। वंशीधर काशी में गदौलिया से स्नान करता हुआ आगे बढ़ता है, और इसका जिक्र हमें बहुत कहानी के एंड में होता है, कहानी के एंड नहीं, मध्य भाग में होता है कि उस व्यक्ति का नाम जो कि नवागत मनुष्य गलियों को पार करता हुआ जा रहा है वो वंशीधर है, तो वंशीधर इसका सही उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं। नवल किशोर कहाँ से आ रहे थे? तो यदि आपने पंक्तियां अच्छे से पढ़ी हैं तो स्पष्ट रूप से वो अपनी पत्नी को जानकारी देता है वंशीधर कि नवल किशोर कलकत्ता से आ रहे हैं। अब देखिए, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यदि आपने कहानी पढ़ रखी है या आपको कहानी के उद्भव विकास से चीज़ें याद हैं, तो आपको पता होगा कि 11 वर्ष का जो समय है, 11 वर्ष का जो समय है वो है रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। 11 वर्ष का समय कहानी। ए का 4, हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि ए का 4 कहाँ है। ठीक है,
इस पूरे क्रम में A का 4 B नंबर ऑप्शन पे है, ये ध्यान दीजिए आप। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको आकाशदीप वाली वीडियो में बतलाया था कि यदि आप ऑप्शन देख रहे हैं और सीधे एक पॉइंट से वो टैली कर गया तो आप सीधे B नंबर आंसर सही कर देंगे। ठीक है, बी नंबर आंसर सही तो कर देंगे, लेकिन अगर वो A का 4 दो जगह आपको मिल गया दो ऑप्शन में तो फिर क्या करेंगे। तो बहरहाल यहाँ स्थिति नहीं है, लेकिन इसके लिए भी चौकन्ने रहेंगे तो हम इस कहानी को मैच करा लेंगे कि दुलाई वाली कहानी बंग महिला ने लिखा है, यानी बी का 1 बिल्कुल सही है। ग्राम कहानी, ग्राम कहानी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, तो सी का 2। अब देखिए यहाँ सी का 2 दो बार है ना, अगर किसी स्टूडेंट को ये याद है कि ग्राम कहानी जयशंकर प्रसाद ने लिखी है तो वो दिखेगा अरे वाह कहाँ है सी का 2, तो सी का 2 से दो जगह आया, यानी वो इन दो ऑप्शन को कट कर देगा, लेकिन दो में ए चूज करे या बी चूज करे उसे दिक्कत होगी। इसीलिए कम से कम 3-4 कहानियों पे या 3-4 बिंदुओं पे आप सहमत नहीं हो तब तक आप किसी नतीजे पर नहीं पहुँचिए। ये अंतिम कहानी जो है रानी केतकी की कहानी वो इंशाअल्लाह खान ने लिखी थी, पहली कहानी मानी जाती है, वो भी भारतेंदु से पहले की। तो ये डी का 5, कुल मिला के हमारा बी जो है वो सही है। तो भ्रमित नहीं होना है, ये कहानी है, कहानी के सारे प्रश्न, संभावित प्रश्नों का जिक्र यहाँ हमने किया। एक बार आप यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए सारे कहानियों को, उनके प्रश्नों को। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी चर्चा की, और इस कहानी में चर्चा करते करते हमने एक एक शब्द, एक एक कहानी के परिवेश, वातावरण, लेखिका के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की है। और ये पूरी कहानी दुलाई वाली बंग महिला राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी गई है। तो सिलेबस में आपकी दूसरी कहानी भी इस लेखिका के द्वारा है, चंद्रदेव से मेरी बातें। जब हम उस कहानी की चर्चा करेंगे तो मैं एक चीज़ उधार लगा जा रही हूँ आप लोगों पे, जैसा वो ये कि बंग महिला के बारे में उनका जो परिचय है एक लेखिका के तौर पे, वो मैं उस कहानी के वीडियो में डालूंगी। इस कहानी में केवल दुलाई वाली पे चर्चा रही। दूसरी कहानी जो हमारी होगी बंग महिला की, चंद्रदेव से मेरी बातें, उसमें हम बात करेंगे लेखिका के व्यक्तित्व पर, उनके निजी जानकारी पर जो पूछ सकता है एग्जाम में। तो कहानी यहाँ समाप्त हो गई। संपूर्ण विश्लेषण आप तक पहुँच रहा है यह कहानी, और इस वीडियो से आप कितने प्रेरित हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, क्योंकि इसके ज़रिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मिलने वाली हैं। अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और हाँ, अपने संवाद के जरिए हमसे एक जुड़ाव स्थापित कीजिए, संवाद स्थापित कीजिए, क्योंकि संवाद ही है जो कथाकारों से हमें जोड़ते हैं, और संवाद ही है जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।